जय हिंद मित्रों। इस वीडियो में दैनिक जागरण में छपे लेख नारी शक्ति वंदन पर डिस्कशन करेंगे। ये एक संपादकीय लेख है और संसद में जो भी विशेष सत्र बुलाया गया था राष्ट्रपति जी के द्वारा, उसमें पहली जो नया नया हमारा संसद भवन बना हुआ है उसके पहला ही अधिनियम पेश किया गया नारी को राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए 33% उनको आरक्षण दे करके और राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके, इसके लिए भारतीय संसद ने जो नवनीत जो संसद बना हुआ है पहला ही अधिनियम पेश किया गया है। अभी देखा जाए लोकसभा राज्यसभा में तो लगभग 15% का प्रतिनिधित्व है महिलाओं का, और पूरे देश के जो विभिन्न विधानसभाएं हैं अगर उसका कुल मिला के औसत देखा जाए तो लगभग 9% का प्रतिनिधित्व, यानी 9% विधायक हैं पूरे देश भर में और पूरे देश भर में 15% के आसपास सांसद हैं। यानी कि देश में महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति में काफ़ी कम है, जबकि जनसंख्या लगभग 49% के आसपास है। 49% आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर 15 है और ये 9 है, इसको अगर 10 मान लें तो क्या 25 और 25 का आधा कितना हो गया 12.5, यानी कुल मिलाकर के राजनीति में अगर 12.5% का प्रतिनिधित्व, या अगर अलग अलग हम देख लें, चलिए पूरा जो पंचायती स्तर का है जैसे ग्राम पंचायत, खंड पंचायत जो होता है, जिला पंचायत और नगर पंचायत जो होता है, नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि, यानी स्थानीय स्वशासन में देखें तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है उसके तहत 33% तो प्रतिनिधित्व है। हालांकि इसमें भी सरपंच पति का प्रभुत्व ज़्यादा देखा जाता है। और विधानसभा में 9% का है प्रतिनिधित्व, और लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर के यानी संसद में 15% का प्रतिनिधित्व है। तो इस हिसाब से राजनीति में इनका योगदान कम है। इसको बढ़ाने के लिए राज्य की विधानसभाओं और देश की जो संसद है उसमें कम से कम 33% महिलाएं आएँ, इसके लिए आरक्षण का विशेष प्रावधान करने का अधिनियम लाया गया, जिसको शायद लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास भी कर दिया गया है। और इसके पहले भी प्रयास किया जा रहा था, कई बार प्रयास हुआ, जैसे कि 1970s में प्रयास हुआ है, इंदिरा जी के टाइम पर पहली बार प्रयास हुआ था लेकिन सफल नहीं हो पाया। मतलब राजीव गांधी जी के, इंदिरा गांधी जी के ज़माने में इसके लिए कोई समिति बैठी थी जिसने सिफारिश की थी कि हाँ कुछ आरक्षण जैसा प्रावधान होना चाहिए। और फिर 1980s में राजीव जी के ज़माने में इसका प्रयास किया गया था कि आरक्षण दिया जाए, और जो 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसको 1990s में ला करके स्थानीय स्वशासन में दे भी दिया गया था। आखिरी बार सन 2008 में मनमोहन जी के ज़माने में देने का प्रयास किया गया लेकिन सफल नहीं हो पाया था। लेकिन अभी 2023 में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के शासनकाल में इस अधिनियम को पेश किया गया और सफल भी रहा, क्योंकि सरकार का एक नारा है संकल्प से सिद्धि। संकल्प से सिद्धि यानी जो हम संकल्प करेंगे उसको हम सिद्धि करेंगे, सिद्ध करके दिखाएंगे। और सरकार ने जो संकल्प लिया कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश की राजनीति में बढ़ना चाहिए, उसको सिद्ध करके दिखाया भी है। हालांकि इसको लागू किया जाएगा जो अगली जनगणना होगी उसके बाद, क्योंकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे होगा, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा, इसलिए ज़रूरी है कि परिसीमन किया जाए, डिलिमिटेशन किया जाए। और डिलिमिटेशन करने के लिए ज़रूरी होता है कि सेंसस हो, और सेंसस पिछला हुआ था 2011 में, यानी आज से 12-13 साल पहले जनगणना हुआ था। अगला जनगणना संभवतः 2026 में किया जाए, तो 2026 या 2025 मान लें, चुनाव के बाद अगर जनगणना हो जाता है तो उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, और डिलिमिटेशन होने के बाद कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से महिलाएं केवल चुनाव में लड़ेंगी उसका निर्धारण किया जा सकता है। यानी इस अधिनियम को लागू किया जाएगा जहां तक है संभवतः 2026 या 2027, या शायद अगले जो लोकसभा चुनाव होगा 2029 का, उसमें संभवतः इसको लागू किया जा सके। और जब भी इसको लागू किया जाएगा तो 15 सालों के लिए आरक्षण का प्रावधान रहेगा, और इन 15 सालों में देखा जाएगा कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व
आरक्षण दे करके बढ़ाने से राजनीति में, समाज में, नीति निर्माण में क्या प्रभाव पड़ा है। अगर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो इसको और कंटिन्यू किया जाएगा, है ना। मतलब सकारात्मक अगर प्रभाव पड़ रहा है, राजनीति में महिलाएं खूब भर भर के आ रही हैं, तो आरक्षण को हटा दिया जाएगा या कम किया जा सकता है। क्योंकि स्वभावतः या नैसर्गिक रूप से अगर महिलाएं स्वयं आ ही रही हैं तो इसको हटा दिया जाएगा, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन महिलाएं अगर नहीं आ पा रही हैं तो ये प्रावधान लाने की आवश्यकता है, जो कि सरकार ने लाया भी है। तो समय बताएगा। तो नारी शक्ति का वंदन, संसद के नए भवन में पहले ही दिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका नाम है। इंग्लिश में भी यही नाम है, ये नहीं कि वीमेन पावर प्रे एक्ट, ये सब नहीं, इंग्लिश में भी यही नाम है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ए फॉर अधिनियम, ना कि ए फॉर एक्ट। इंग्लिश में भी अधिनियम लिखा हुआ है, ना कि एक्ट लिखा हुआ है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये लाया गया, NSVA। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत होने से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री किन कारणों से विशेष सत्र को ऐतिहासिक बता रहे थे। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के 33% सीटें आरक्षित करने के लिए कानून बनाने की पहल पिछले 27 वर्षों से हो रही थी, लेकिन किसी न किसी कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इस विधेयक पर आम सहमति न बन पाने का कारण केवल यही नहीं था कि लगभग सभी दलों के पुरुष सांसदों को अपनी राजनीतिक जमीन छीनने का भय सता रहा था, बल्कि यह भी था कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग की जा रही थी। यानी 33% जो महिलाएं आरक्षित सीट किया जा रहा है, उसमें भी मतलब 15% जैसे OBC को दे दिया जाए, कुछ परसेंट किसी को दे दिया जाए, मान लो कि 5% SC दे दिया जाए, 4% इनको क्या कहते हैं ST को दे दिया जाए, ऐसे करके जो भी हो सकता है 33% के अंदर में। जैसे देश में अभी आरक्षण का प्रावधान जो शिक्षण संस्थानों में है या नौकरियों में है, आर्टिकल 15(4) और 16(4) के तहत शायद, उसमें जो OBC हैं उनके लिए 27% का आरक्षण है, SC के लिए 15% का आरक्षण है, ST के लिए शायद 10% की 7% का ऐसे आरक्षण है। कुल मिलाकर के 49.5% का आरक्षण है। अभी हाल ही में जो अनुच्छेद 16(5) और 15(5) और 16(5) जो जोड़ा गया है, यानी इस संविधान का 103वां संशोधन अधिनियम है, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वो 10% का आरक्षण था। तो ये आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग की जा रही थी, इसकी वजह से सफल नहीं हो पा रहा था। और इस वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पेश किया गया वर्तमान में, इसमें भी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग कर रहे थे। इस पर भी आम राय नहीं बन पा रही थी। अब जो विधेयक पेश किया गया है उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अच्छा, अब जो विधेयक पेश किया गया है उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इससे आम सहमति बनाने में आसानी होगी, लेकिन यह प्रश्न उठ रहा है कि अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं किया गया। मतलब 33% में SC और ST को तो दे दिया गया, लेकिन OBC को नहीं दिया गया, तो इसके लिए मांग उठ रही है। चूंकि यह प्रश्न उठाने वाले दल भी महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए इसकी उम्मीद बढ़ गई है कि यह अब कानून का रूप ले लेगा। उम्मीद इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का 33% आरक्षण जनगणना और परिसीमन के बाद प्रभावी होगा। जनगणना और परिसीमन के बाद प्रभावी होगा। इसका अर्थ है कि अगले आम चुनाव के बाद ही महिलाएं इस आरक्षण का लाभ
उठा पाएंगी। चूंकि परिसीमन के चलते लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें बढ़ जाएंगी, इसलिए मौजूदा पुरुष जनप्रतिनिधियों को यह चिंता नहीं रहेगी कि उनकी राजनीति का क्या होगा। महिला आरक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भारत एक पितृसत्तात्मक समाज है और तमाम प्रगति के बाद भी महिलाओं को वह स्थान नहीं मिल सका है जो उन्हें मिलना चाहिए। यह अच्छा है कि प्रस्तावित विधेयक में 15 वर्ष बाद महिला आरक्षण की समीक्षा का प्राविधान है। यह सर्वथा उचित है क्योंकि इसकी तह में जाना ही चाहिए कि नारी उत्थान के लिए जो व्यवस्था की जा रही है उससे वांछित लाभ अर्जित हो पाया या नहीं। हर किस्म के आरक्षण की समीक्षा इसलिए होनी चाहिए ताकि यह जाना जा सके कि पात्र लोगों को उसका सही लाभ मिल रहा है या नहीं। यह जानना इसलिए और आवश्यक है क्योंकि यह देखने को मिल रहा है कि पंचायतों में आरक्षण के चलते महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ी है, लेकिन कई जगह उनके दायित्वों का निर्वहन उनके पति कर रहे हैं। अब जब लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के समुचित प्रतिनिधित्व की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है, तब यह भी देखा जाना चाहिए कि राजनीति से इतर क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े। तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।